डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा 10वें चैप्टर के 3 हिस्से हम पहले देख चुके। आज हम इसका चौथा हिस्सा देख रहे हैं और इस चौथे हिस्से में हम सबसे पहले जिस टॉपिक की बात आज करने वाले हैं हमारे 10वें चैप्टर में, उस टॉपिक का नाम है लेबलिंग। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा लेबल देखा होगा, बहुत सारी के ऊपर क्या सभी पे देखा है, मैं तो कहती हूँ। ठीक है, तो ये लेबलिंग क्या है? ये लेबलिंग प्रोडक्ट की मालूमात जिससे हासिल हो जाए ऐसे कागज़ का टुकड़ा है, जिससे कि जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है इसके ऊपर उसको लगाया जाता है, जिसके ऊपर प्रोडक्ट का वज़न, उसका माप, उसकी कीमत, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं उसको बनाते हुए, और उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा उस पैकेट को कैसे खोलना है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, है ना, वो कौन सी ब्रांड का है, फिर अगर आपको कोई फरियाद है इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप कौन से नंबर पर कॉल कर सकते हो, वो फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ होता है। अच्छा, ये लेबलिंग का काम क्या है? तो इसके काम हम देखेंगे। सबसे पहला कि लेबलिंग के ज़रिए आप प्रोडक्ट को पहचान सकते हो कि ये प्रोडक्ट कौन सी है, क्या है। दूसरा काम है आपको जो प्रोडक्ट है उसकी किस्म और उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तीसरा काम है कि जो वपराशकार है यानी जिसने इसको ख़रीदा है उसको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो उसको पता चलता है। इसके बाद इसके इस्तेमाल और कौन कौन से हैं वो उसको लेबल के ज़रिए पता चलता है। और इसका और एक काम है कि ये अट्रैक्ट करता है ग्राहक को अपनी तरफ, क्योंकि लेबल जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा ग्राहक उतना ज़्यादा क्लियर रहेगा उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। और दूसरा कि कायदा की रीत से जो सारे रूल्स है, जैसे वो प्रोडक्ट का वजन, उसका माप, उसकी कीमत, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सब भी आप लेबल पर बता देते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है पैकेजिंग। देखो, पैकेजिंग के ज़रिए आप सामान को सजाने का काम करते हो। आप पैकेजिंग किस किस में कर सकते हो? आप पैकेजिंग प्लास्टिक की थैली, कपड़े की थैली, कागज़ के खोखे, प्लास्टिक के पीप, किसी में भी कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी रहती है कि जिसकी कामयाबी का आधार उसकी पैकिंग के ऊपर रहता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है ना कि जो ख़राब हो जाती है, हमको पता है बराबर। और पैकेजिंग से प्रोडक्ट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है ना, अट्रैक्ट कर पाते हैं हम हमारी तरफ कस्टमर को। अच्छी पैकेजिंग से माल को आप और ज़्यादा इस्तेमाल में ले सकते हो, और पैकिंग का इस्तेमाल आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी करते हो। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कीमत, यानी कि प्राइस। कि कारोबारी इकाई के लिए पैदाश की कीमत जाना, प्रोडक्ट की कीमत जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों होते हैं और दोनों के लिए कीमत एक बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव फैक्टर है। क्योंकि पैदाश की कीमत, प्रोडक्ट की कीमत जितनी ज़्यादा हो सकता है उसकी मांग उतनी कम, और उसकी कीमत जितनी कम हो सकता है कि उसकी मांग उतनी ज़्यादा। तो बाज़ार में जो प्रोडक्ट है इसकी इन फ्यूचर कितनी डिमांड होने वाली है इसका अंदाज़ा हम उसकी कीमत पर से भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। की कीमत ने असर करता परिबलों की कीमत के ऊपर असरात पैदा करने वाले फैक्टर्स हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है पैदाशनी पड़तर। अब पैदाशनी पड़तर यानी आपको अगर आपकी प्रोडक्ट की कीमत तय करनी है तो वो आप उस प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय कर पाओगे? जब आप उसके सारे अंदाज निकाल लो। कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कच्चा माल इतने का आया, बराबर, इसके पैदावार का खर्चा इतना हुआ, इसका निज़ामी खर्च इतना हुआ,
इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इतना हुआ, ये सब आप निकाल लो, उसके बाद ही आप उसकी पड़तर कीमत को जान सकते हो कि ये मुझे इतने की घर में पड़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैदाशनी मांग। देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रोडक्ट की मांग और उसकी कीमत दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि पैदाश की मांग ग्राहकों की दिलचस्पी, खरीदने वालों की तादाद, ऊंची कीमत, क्योंकि बाज़ार में जितनी ज़्यादा मांग कम उतनी ज़्यादा कीमत नीची, और जितनी ज़्यादा मांग ज़्यादा उतनी ज़्यादा कीमत भी रखी जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, अगर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंपनियां बना रही है तो सब मिलकर उस प्रोडक्ट की एक ही कीमत रखती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत थोड़ी कम भी कर देते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाज़ार में हरीफाई ना, बाज़ार में कंपटीशन। बाज़ार में कंपटीशन का सीधा सीधा असर प्रोडक्ट की कीमत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा ना बाज़ार में, आप आपकी प्रोडक्ट की कीमत उतना कम रखने की सोचोगे, बराबर। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की कीमत जितनी कम रहेगी औरों से, उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगी और उतना ज़्यादा वो बिकेंगी। तो अपने कॉम्पिटिटर्स का सामना करने के लिए, बराबर, आपको आपके प्रोडक्ट की कीमत कैसी रखना पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। इसके बाद का पॉइंट है हमारा सरकारी यानी कायदा किया अंकुश। देखो, जो कारोबारी इकाई बाज़ार में इजाराशाही भुगतना चाहते हैं वो ज़्यादा कीमत लेते हैं, बराबर, और ऐसी कारोबारी इकाइयों के ऊपर सरकार काबू रखने का काम करती है, क्योंकि चीज़ वस्तुओं में, सामान में, भाव में कम ज़्यादा होता रहता है, ये हम समझते हैं, बराबर। लेकिन हमेशा के लिए अगर कोई कंपनी ऐसी है कि वो ये चाहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार में इजाराशाही के लिए अपनी कीमत को ज़्यादा रखूँ, तो फिर ये तो बिल्कुल बुरी बात है। ऐसी चीज़ों में किस किस का शुमार होता है? ऐसी चीज़ों में दवाएं हो गई, पेट्रोल, डीजल, न्यूज़पेपर, कागज़, इन सारी चीज़ों का शुमार होता है। इसके बाद आज हमारा एक बिल्कुल नया अगर टॉपिक जिसकी हम बात करें, उद्देश्य आधारित कीमत नक्की करवी, कि हमको हमारे मकसद के मुतालिक कीमत को मुकर्रर करनी चाहिए या कीमत को तय करना चाहिए। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है महत्तम नफ़ो, यानी अगर आपने कारोबारी इकाई में बहुत सारी तहकीकें खर्च कर ली है, बराबर, तो आप जब आपकी प्रोडक्ट को बाज़ार में रखोगे तो आप क्या चाहोगे कि आपने जो तहकीक का खर्चा आपका हुआ है वो आपके पास वापस आ जाए, बराबर। तो इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा आप नफ़ा कमाना चाहोगे कि भाई मेरा जो खर्चा हुआ है तहकीक के पीछे वो वापस आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाज़ार में मोखरानु स्थान मेरा हुआ, कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है तो आप क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट की कीमत बिल्कुल कम रख देते हो। क्यों? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपनी तरफ एट्रैक्ट कर सको, हरीफाई में टकवा माटे, बराबर। कभी कभी कारोबारी इकाइयाँ कम कीमत क्यों रखती है पता है? ताकि वो कंपटीशन में टिके रहे, ताकि जो उनके कस्टमर है वो दूसरी जगह ना जाए, उनके पास ही आए। इसके लिए भी बहुत सारे कंपनियां कम कीमत रखती है। इसके बाद का पॉइंट आता है आर्थिक स्थिति। हमारे मुल्क की जो मौजूदा इक्तिसादी हालात है ये भी कीमत को मुकर्रर करने में बहुत बड़ा इनका भी हाथ है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हमारे इक्तिसादी हालात अच्छे होंगे उतना ज़्यादा हम हमारी प्रोडक्शन को महंगा बेच पाएंगे, और जितनी कम हमारे जीडीपी का ग्रोथ होगा उतना हमको सामान को सस्ते बेचना पड़ेगा। उसके बाद का पॉइंट है हमारा खरीद वर्तणुक, कि ग्राहकों की दिलचस्पी किस में है, उनकी आदत कौन सी चीज़ की है, उनका कल्चर क्या है, बराबर। उस हिसाब से भी कभी कभी आपको सामान मुकर्रर करना होता है। इसके बाद जब हमारा एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वितरण, यानी कि प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन।
तैयार माल ग्राहकों को जहाँ पर चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए उसको पहुँचाने की आप व्यवस्था करते हो, उसको पहुँचाने का आप जो निज़ाम बनाते हो उसको प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। देखो, आपका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन जितना क्लियर होगा उतनी आपकी जो प्रोडक्ट है वो दूर दूर तक पहुँचेगी। मैं भी आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे दो, आप समझ जाओगे कि आप छोटे से छोटे गांव में भी जाओ ना तो आपको ओप्पो और वीवो के पोस्टर देखने को मिलते हैं, है ना। वो भले एक चाइनीज़ कंपनी है लेकिन आपको उसके पोस्टर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ओप्पो और वीवो ने अपनी पब्लिसिटी, अपने एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़्यादा कर दी कि गांव, नुक्कड़, मोहल्ले, कोई जगह उन्होंने बाकी नहीं रखी। अब उन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी तो जाहिर सी बात है कि अब उनको उतने माल की प्रोडक्शन भी करना पड़ेगी और उतना माल डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। और अभी हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे शहर में ओप्पो वीवो की कंपनी चल रही है। इसका मतलब जो उनका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लान है वो परफेक्ट है ना, क्योंकि वो पूरे भारत में उन्होंने अपने सामान को बराबर फैला दिया है। इसके बाद वितरण माध्यम, इसमें सबसे पहला आएगा प्रत्यक्ष वेचाण, डायरेक्ट सेल। जहाँ पर माल बेचने वाला डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचता है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट सेल। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का आप एग्जांपल देखो। ऑनलाइन शॉपिंग में कोई सतह होती नहीं है। आपको जो चीज़ पसंद आई, आपने सामने वाले को फ़ोन किया या उसको ईमेल किया, डायरेक्ट आपने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, आपका सामान आपके घर पे आ गया, ये हुआ डायरेक्ट सेल। दूसरा आता है मध्यस्थियों द्वारा वेचाण, लेकिन वो होता है इनडायरेक्ट सेल, बराबर। यानी जब पहले मैं मेरा माल कोई मध्यस्थी के पास दूँ और फिर उसके ज़रिए मेरा माल कस्टमर्स को मिले, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट सेल या फिर सेल बाय मीडिएटर। जैसे हमारे आप गैस के सिलेंडर का एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यहाँ पे अभी HP का बाटला आता है तो अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी सीधा आपके घर पे भेज रही है, नहीं। बीच में कोई ऐसा मध्यस्थी है जिसके पास वो सब बाटले जाते हैं और फिर वो हम तक पहुंचा देता है। अब ये इनडायरेक्ट सेल भी 3 किस्म का होगा। एक सपाटी वाली वितरण व्यवस्था, बराबर, यानी जिसमें पैदावार करने वाला छूटक व्यापारी को देगा, छूटक व्यापारी हमको देगा। फिर बेसपाटे वाली वितरण व्यवस्था, जिसमें पैदावार करने वाला जत्थाबंद व्यापारी को देगा, यानी होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर के बाद से वो हमारे पास आएगा। उसके बाद होती है 3 सपाटी वाली वितरण व्यवस्था, जिसमें पहले पैदावार करने वाला एजेंट को देगा, एजेंट होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर के बाद से फिर वो हमारे पास आएगा। तो आई होप सो कि आपको डायरेक्ट सेल, इनडायरेक्ट सेल में बहुत अच्छे से समझ पड़ी होगी। इंशाल्लाह अब हम हमारे आने वाले सेशन में अभिवृद्धि यानी कि प्रमोशन कैसे होता है वो देखेंगे।